अरे खड़े हो जाओ जल्दी से, जल्दी मरो छोरो। चलो, बूंदी की सामान्य जानकारी मैंने आपको लिखा दी थी। ओके, अब जल्दी से आगे समझो बूंदी के बारे में, सुन लो और बोर्ड पर देख लो। एक बार ही पूरा साथ में ही समझा देता हूँ, फिर हमारे लिखना ही होगा। ओके, अब देखो और समझो अच्छे से क्या होगा और क्या नहीं होगा। कौन से आंदोलन में? बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन में। बोर्ड पर देखो और समझो अच्छे से। बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन, पहले तो सुनो, बरड़ क्षेत्र में ज्यादातर कौन सी जाति के किसान थे और प्योरली किसका अभाव था? जल्दी से बताओ बताओ। शिक्षा का अभाव होने के कारण गुर्जर जाति के किसान जो थे क्या नहीं थे? बताओ, जागरूक नहीं थे। पर जब बरड़ क्षेत्र के किसानों ने देखा, कहाँ के क्षेत्र के? बरड़ क्षेत्र के गुर्जर किसानों ने देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है, तब बरड़ क्षेत्र के गुर्जर जाति के किसानों ने भी बताओ किसका आयोजन किया और सभा का आयोजन करके कहा कि हमें भी बिजोलिया के किसानों की तरह क्या करना चाहिए? आंदोलन। तो सभी किसानों ने कहा देखो, हम ना तो जागरूक है, ना हमें इतनी शिक्षा का ज्ञान है, इसलिए हम आंदोलन प्रारंभ करके भी करेंगे तो करेंगे क्या? तो स्टूडेंट, यहीं पर कुछ किसानों ने कहा देखो, बिजोलिया के एक नेता है जिनका नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास को कुछ किसानों ने कहा हम जानते हैं और हम बिजोलिया से बुलाते हैं किनको? साधु सीताराम दास को, और उन्हें ही पूछते हैं करे तो क्या करें। तब स्टूडेंट, सबसे पहले इधर बरड़ क्षेत्र के अंदर एक गांव था जिसका नाम था डाबी। बताओ क्या नाम था? इस डाबी गांव में किसानों की क्या बुलाई गई और 1920 ईस्वी में इसी सभा में बुलाया गया किसको? कौन सी सभा में? डाबी सभा में। अब डाबी गांव की सभा में बिल्कुल साधु सीताराम दास आए और गुर्जर जाति के किसानों को कहा कि बताओ किसानों, मुझे आज इस सभा में क्यों बुलाया? तो साधु सीताराम दास को गुर्जर जाति के किसानों ने कहा कि साधु सीताराम जी, बात यह है कि हम भी बिजोलिया की तरह क्या करना चाहते हैं? आंदोलन, पर हमें कोई भी जानकारी नहीं है, हमें न तो शिक्षा का ज्ञान है, ना कोई जागरूकता है, आंदोलन करे तो कैसे करें? जब ये बात पूरी बताई साधु सीताराम दास को, तो साधु सीताराम दास ने कहा देखो किसानों, बिजोलिया में आज आंदोलन चल रहा है, इतना तेज तो ऐसे ही नहीं चल रहा है, इसके पीछे कुछ कारण है। बिजोलिया में आज हर एक व्यक्ति जागरूक है क्योंकि वहां पर पहले जागरूकता का काम किया गया और हमने बिजोलिया के किसानों को जागरूक करने के लिए ऊपर माल पंच बोर्ड की क्या की? स्थापना की और स्थापना करके इस ऊपरमाल पंच बोर्ड के सदस्य बनाए। उन सदस्यों ने बिजोलिया के गांव-गांव जाकर किसानों को क्या किया? आज उसी वजह से यह आंदोलन आज तेज चल रहा है। ये बात किसने कही बताओ? किनको कही? किसानों में जो सभा में बैठे थे किसान, उनको कही। जब उनको कही गुर्जर जाति के किसानों को, तो गुर्जर जाति के किसान ने कहा कि अगर बात ऐसी है तो आप आए हुए ही हो, हमारे में से भी जो किसान शिक्षित आपको लगता है उनको क्या बना दो? सदस्य बना दो, और ऊपर माल पंच बोर्ड जैसा हमारा भी कोई बोर्ड बना दो और सदस्य बना दो, ताकि वो सदस्य बरड़ क्षेत्र के हर गांव में जाकर किसानों को क्या करेंगे? जागरूक। जब ये बात कही तो बिल्कुल स्टूडेंट, साधु सीताराम दास ने, बताओ सन कौन सा था?
ऊपरमाल पंच बोर्ड की तर्ज पर डाबी गांव में स्थापना की डाबी पंच बोर्ड की। बोलो किसकी? बोलो कब स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ? स्थापना किसने की? और डाबी पंच बोर्ड के खूब सारे क्या बना दिए? बोलो सदस्य का मतलब क्या बना दिए? क्या बना दिए? और पंचों का मुखिया कहलाता है, बोलो, और उधर तो सरपंच बना था मन्ना जी, इधर बनाया हरला भड़क को। कौन सा भड़क? बोलो, नाम बड़ा गजब का है। ये नाम थोड़े आड़े टेढ़े आते तो इनका अपनी स्टाइल में नाम लो ताकि याद हो जाए। कौन सा भड़क? हरला, जो बार बार भड़कता था। मतलब समझने का तरीका है, भड़क इनकी जाती थी, हरला भड़क को बनाया गया कौन से बोर्ड का सरपंच? अब साधु सीताराम दास ने डाबी पंच बोर्ड के सदस्यों और सरपंच को कहा कि तुम्हें बरड़ क्षेत्र के अंदर जाकर गुर्जर जाति के किसानों को क्या करना है? जागरूक करना है। और मैं जाता हूं, ये बात बताता हूं कौन से संघ को? राजस्थान सेवा संघ के। बताओ किसको? पथिक जी को बताता हूं। और राजस्थान सेवा संघ से आपके इस डाबी में बरड़ में भेजा जाएगा नेतृत्व। अब नेतृत्व करता है तब तक तुम किसानों को क्या करो? बोलो। तो अब आप बताओ स्टूडेंट, साधु सीताराम दास ने जाकर बात किसको बताई कि डाबी क्षेत्र के और बरड़ क्षेत्र के गुज्जर किसान क्या करना चाहते हैं? बोलो। पर किसका अभाव होने के कारण, और किसका अभाव होने के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करना है। तो जब ये बात पता चली किसको, तो पथिक जी ने कहा एक काम करते हैं, राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए हैं उधर के ही एक नेता नैनू राम शर्मा। बोलो कौन? नैनू राम शर्मा को भेज देते हैं कौन से क्षेत्र में? जो वहां का जाकर आंदोलन का क्या करेंगे? बोलो। तो बताओ, तुम्हें अगर सवाल पूछेगा बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बोलो। और नैनू राम शर्मा के सहयोगी कौन कौन थे? तो आप कहोगे एक तो थे कौन से राम? बोलो, अरे बोलो। और एक था कौन सा लाल? कौन सा लाल? अब सुनो, अब इसी बरड़ में आ गए नैनू राम शर्मा। सहयोगी कितने? पहला, दूसरा, और एक था बोर्ड। कौन सा बोर्ड? डाबी पंच बोर्ड। अब ये दोनों गांव गांव जाते और किसानों को क्या करते? क्या करते? किसान क्या हुए? जागरूक हुए। तो ये बात पता चली कौन से सिंह को? बोलो। तो रघुवीर सिंह ने किसानों की सभा पर लगा दिया प्रतिबंध। क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? जब प्रतिबंध लगाया तो भी किसानों ने सभा को क्या रखा? हाँ, सभा को जारी रखा। अब ये बात पता चली कौन से सिंह को? तो रघुवीर सिंह ने कहा प्रतिबंध लगाने के बाद भी किसान क्या कर रहे हैं? तब इसी रघुवीर सिंह ने अपनी रियासत से बताओ कौन से दल भेजे? बोलो। और कहा कि किसानों को जाकर क्या करो? गिरफ्तार। जो क्या कर रहे हैं? सभा। अब बताओ, सैन्य दल किसानों को क्या करने के लिए आए? क्या करने के लिए आए? पर किसान बड़े होशियार थे बेटे। किसान क्या करते थे और क्या नहीं करते थे अच्छे से सुनना और समझना। किसान गांव के अंदर जब सभा करते तो गांव के बाहर 3-4 किसानों को बिठा देते और उन किसानों को कहते कि जैसे ही कोई रियासत से सैनिक आते हुए दिखाई दे तो तुम हमें आकर क्या दे देना? सूचना। बिल्कुल स्टूडेंट।
तो बार चार एक किसान बिठा देते गांव के बाहर, जहाँ जहाँ से रास्ते होते थे उधर बिठा देते थे, और बिठाकर अंदर गांव के अंदर सभा करते। और जीव ही उधर से सैन्य दल आता हुआ दिखाई देता तो वो किसान भागकर आकर सभा में बैठे किसानों को कहते हैं, उब्बी काकड़, कौन आ रहा है सैनिक, भाग जाओ। एक भी किसान भागता नहीं था। जो ही सैन्य दल आता, उस किसानों की सभा के आगे औरतें आ जाती। कौन? और औरतें लठ लेकर आती। क्या लेकर? और सैनिक को कहते आगे मरो, आओ। सैनिक कहते कुरिया नाट। इस डिपार्टमेंट से पंगा कौन ले? मतलब सुन लो अच्छे से, बरड़ किसान आंदोलन एकमात्र आंदोलन जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस आंदोलन में महिलाएं भाग नहीं लेती तो क्या हुआ सुनो। एक बार सभा हो रही थी, उसी सभा से सैन्य दल ने जाप लिया किसको? और साथ में किसको? इन दोनों को पकड़कर लेकर जा रहे थे बूंदी रियासत में। बीच में आई कौन? क्या लेकर? लठ लेकर, और कहा छोड़ दो किनको? नारायण जी और भंवरलाल जी को। अच्छा हुआ छोड़ दिया और महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया, वरना सारा आज हम पढ़ते बरड़ किसान आंदोलन में मारे गए नारायण राम और सारा किसानों के जोड़े बन जाते। बिजोलिया में पूछते तो नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किससे? बिजोलिया से। रूपा जी और करपा जी का संबंध किससे? बेगू से। और नारायण जी भंवर जी का संबंध किससे? हालांकि इनका संबंध बरड़ से ही है, पर मारे जाने वाली लिस्ट में नाम आता है इनका। समझ में आया कि नहीं आया? पर किसकी वजह से छूटे? हाँ, अब सुनो, स्टूडेंट, सभा बुलाई गई। अब बताओ किसानों की कौन से गांव में? बोलो। ये बात पता चली कौन से सिंह को? तब रघुवीर सिंह ने भेजा कौन सा दल? किसके नेतृत्व में भेजा? इक्काराम हुसैन के नेतृत्व में। ये पुलिस अधीक्षक था। इक्काराम हुसैन कहां पहुंचा? बोलो। तारीख थी 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923। समझ में आया कि नहीं आया? आया पुलिस अधीक्षक कौन सा राम? इकराम या इक्काराम हुसैन। अब ये इक्काराम हुसैन सैन्य दल लेकर कहां पहुंचा? और इक्काराम हुसैन ने आकर पहले सभा के किसानों को कहा कि देखो किसानों, इस सभा को क्या करो, समाप्त, चुपचाप खड़े हो और अपने घरों की तरफ चले जाओ। तब उसी सभा में बैठे थे नानक जी भील। कौन? बोलो। नानक जी भील उस सभा में खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने गीत गाया। कौन सा? झंडा गीत। कौन सा गीत? और झंडा गीत गाते समय उनके हाथ में क्या था? और झंडा ऐसे लहरा रहे थे और गीत गा रहे थे सभा में। कहा कि घाडा रीजो रे गुजरो, घाडा रीजो, थारा दुख सभी मिट जाए। इसका मतलब समझे? डटे रहना गुज्जर किसानों, डटे रहना, उठकर जाना। अगर तुम डटे रहे तो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान। हाँ, तो देखो पंक्तियां क्या बनी कि गाडा रीजो रे गुजरो, गाडा रीजो, थारा दुख सभी मिट जाए। तो जब ये बात सुनी इक्काराम हुसैन, तो इक्काराम हुसैन ने कहा अच्छा, गाडा रीजो क्या निकाली और ठोकी किसको? नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए गिर गए। उनके पास खड़े थे देवीलाल गुज्जर। कौन? देवीलाल गुज्जर ने देखा तो नानक जी भील नीचे, वापस खड़ा किया किसको? नानक जी भील को, हाथ में दिया झंडा। तब नानक जी भील ने वापस कहा गाडा रीजो रे गुजरो, गाडा रीजो, थारा दुख सभी मिट जाए। इक्राम हुसैन ने कहा यार अभी भी गाडा रीजो।
वापस गोली ठोकी किसको? नानक जी को। नानक जी वापस नीचे, देवीलाल ने वापस खड़ा किया, हाथ में क्या दिया? झंडा दिया। तो अब की बार नानक जी पील सिर्फ क्या लहरा रहे थे? देवीलाल ने देखा नो वॉइस। तब देवीलाल ने कहा गाड़ा रीजो रे गुजरो, गाड़ा रीजो। एक और हमने कहा अच्छा अब तू गाड़ा रीजो। अब गोली ठोकी किसको? देवीलाल बेटा एक गोली में ही ऊपर, और फिर गोली ठोकी किनको? नानक जी को। तो सुनो, ये फन के रूप में क्यों बताया? झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील को इक्काराम ने कितनी गोलियां मारी, और नानक जी को सॉरी देवीलाल को कितनी, और दोनों झंडा गीत गाते हुए क्या हुए? और इसी घटना के साथ डाबी यानी बरड़ किसान आंदोलन क्या हो गया? तो अभी किसी ने पूछा था कि सर शॉर्ट नोट कैसे बनाए, तो शॉर्ट नोट में आपको क्या कहना है? बरड़ किसान आंदोलन कितनी बार प्रारंभ हुआ? प्रथम बार प्रारंभ हुआ तब बूंदी के राजा रघुवीर से, दूसरी बार प्रारंभ हुआ ईश्वर से। फिर आपको कहना है साधु सीताराम दास 1920 डाबी पंच बोर्ड की स्थापना, सरपंच बनाया हरला भड़क को, नेतृत्व करता नैनू राम शर्मा, सहयोगी कितने? नारायण राम। और फिर सीधा डाबी घटना 2 अप्रैल 1923 इक्काराम हुसैन ने गोलियां चलाई, नानक जी भील और देवीलाल गुजर झंडा गीत गाते हुए। जब ये बात पता चली माणिक्यलाल वर्मा को, तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत गाया। कौन सा? बोलो। और अर्जी गीत में लाइनें थी, लेता जय जो नानक जी थे तो किसाना की अर्जी लेता जय जो। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो मरो जल्दी से। क्या हुआ? नहीं कुछ तो हुआ। क्या हुआ? समझ में आया? हाँ ये अच्छा लगा। अच्छा वो झंडा गीत के कारण, कोई बात नहीं। हाँ तो तुम्हें भी कहूंगा स्टूडेंट, तुम्हें भी कहूंगा अगले 1.5 साल तक के लिए। कितने साल के लिए? गाड़ा रीजो रे स्टूडेंटो, गाड़ा रीजो थारा दुख सभी। सही है। अगले 1.5 साल तक आपने कंटिन्यू क्या की? स्टडी की। तो अगले 3rd ग्रेड में तुम क्या हासिल करोगे? फतेह हासिल करोगे। और बिल्कुल स्टूडेंट आपकी जितनी कितनी भी अभी विकट समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। और पिताजी को गांव-गांव घूमना नहीं पड़ेगा, वरना अभी पिताजी हमारे फैमिली वालों को, फूफा को, मौसा को, मामा को, सभी को कह रहे हैं कि प्लीज छोरो खाई खाई बकरो रेज्यू होवे है, चिंता हो रही है, कोई टाबर देख लो। अगर 2 साल और निकल गया तो मने तो लागे ये चिंता तुम्हें नहीं हो रही है, ये घर वालों को हो रही है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए स्टूडेंट अभी बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, अच्छे से पढ़ाई करें। क्या करें? पढ़ाई करें। पढ़ाई करोगे तो क्या लगेगी? और नौकरी लगेगी तो क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? बस तुम्हारा घर बस गया। बस तुम ऐसे ही खुश रहो, पर बनोगे क्या? आगे बढ़ो। मर जाएगा दुष्टी। लिख चुपचाप। ये गाड़ी आज गजब है, ये आज बार बार इसलिए घूम रही है, समझ जाओ। लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से। वापस हेडिंग डालो बरड़ किसान आंदोलन। वापस हेडिंग डालो बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन। जवाब नहीं दिया गुरुजी। हाँ तोल सिंह जी, आप बस पढ़ो, 1st ग्रेड की तैयारी करो चाहे 2nd ग्रेड की तैयारी करो। बरड़ के अंदर घटना ये हुई तो यही हुई, वहां पर भी यही पूछेगा, टेंशन मत लो आप। लिखो बरड़ किसान आंदोलन का पहला ही पॉइंट लिखो, पहला ही पॉइंट लिखो।
साधु सीताराम दास ने साधु सीताराम दास ने साधु सीताराम दास ने 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने 1920 ईस्वी में डाबी गांव में 1920 ईस्वी में डाबी गांव में डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की। डाबी पंच बोर्ड की स्थापना की तथा इसका अध्यक्ष नहीं सरपंच, तथा इसका सरपंच बताओ किसको बनाया? हरला भड़क को बनाया। फास्टली लिखो स्टूडेंट, हरला भड़क को बनाया। किसको बनाया? हरला भड़क को बनाया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो जल्दी से, सीधा हेडिंग डालो, नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता में लिखो स्टूडेंट नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। न पूरा कर, ये न्यूनतम थोड़ी है। नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा से एरो निकालकर लिखो सहयोगी। सहयोगी। नैनूराम शर्मा से एरो निकालकर लिखो सहयोगी। कितने जने थे? 2 जने। फर्स्ट लिखो नारायण राम, नारायण राम, और दूसरे कौन? भंवरलाल। कौन से लाल? भंवरलाल। लिख लिया? आगे बढ़ो, अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट बरड़ क्षेत्र में, बरड़ क्षेत्र में नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा, बरड़ क्षेत्र में नैनूराम शर्मा व डाबी पंच बोर्ड के नेतृत्व में, डाबी पंच बोर्ड के नेतृत्व में किसानों की सभा का, किसानों की सभा का क्या किया गया? हाँ बिल्कुल, किसानों की सभा का आयोजन कर जागरूक किया गया। अब बताओ, रघुवीर सिंह ने किसानों की सभा पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया, रोक लगाई। तब भी किसानों ने सभाओं को क्या रखा? तो बिल्कुल लिखो, रघुवीर सिंह ने, रघुवीर सिंह ने, रघुवीर सिंह ने किसानों की सभा पर रोक लगाई। रघुवीर सिंह ने किसानों की सभा पर रोक लगाई। तब किसानों ने सभा को, तब किसानों ने सभा को क्या रखा? जारी रखा। सभा को जारी रखा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट लिखो। लिखो इस आंदोलन में, सीधा लिखो, इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
बड़ी संख्या में क्या लिया, भाग लिया। अब बताओ इकराम हुसैन को किसने भेजा, रघुवीर सिंह ने। तो लिखो रियासत से पुलिस अधीक्षक इक्काराम हुसैन के नेतृत्व में, पुलिस अधीक्षक इक्काराम हुसैन के नेतृत्व में सैन्य दल भेजा गया। आ गया सैन्य दल, कौन से गांव में आएगा, और डाबी गांव में ही वो जो घटना घटित होगी उसे ही कहा जाएगा डाबी घटना। सीधा हेडिंग डालो डाबी घटना, और डाबी घटना से फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो 2 अप्रैल, पहले तारीख लिखो 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 1923। लिख लिया। लिखो इक्काराम हुसैन ने किसानों की सभा पर लाठीचार्ज किया तथा गोलियां चलाई। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। बताओ झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए और उनके सहयोगी कौन, स्टार और नोट लगाकर लिखो। इस घटना में नानक जी भील व उनके सहयोगी कौन, देवीलाल गुज्जर झंडा गीत गाते हुए क्या हुए, शहीद हुए। लिख लिया। अरे लिख लिया ना। ये हो गया स्टूडेंट आपके कौन सा आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन फर्स्ट बार जब प्रारंभ हुआ और फिर क्या हुआ, समाप्त हो गया। 1923 में ये पूर्ण तक क्या हो गया, समाप्त। फिर 36 में वापस प्रारंभ हुआ। तो वापस प्रारंभ होने के कुछ कारण होंगे, तभी प्रारंभ हुआ। स्टूडेंट वापस प्रारंभ होने के कारण कितने थे, 2 से 3। एक बात सुनो, पहले बताओ बरड़ क्षेत्र में अधिक किसान जो थे कौन सी जाति के थे, शिक्षा का अभाव था कि नहीं था। तो हुआ क्या था, बूंदी के राजा ने मृत्यु भोज पर कठोर कानून बनाया। कौन से बोझ पर, हाँ मृत्यु बोझ पर, यह समझ लो कि प्रतिबंध लगाया। अब किसानों के अंदर शिक्षा का अभाव था, तो जागरूक थे नहीं शिक्षा के अभाव के कारण। तो बरड़ क्षेत्र के अंदर गुर्जर जाति के किसानों ने मृत्यु भोज के प्रतिबंध का क्या किया, विरोध। कहा कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति मर रहा है, हम 12वां कर रहे हैं, पेट राव का क्यों दुख रहा है। क्यों विरोध किया, क्योंकि उस समय इतनी जागरूकता थी नहीं और शिक्षा का क्या था, अभाव। एक तो कारण ये बना कि राव हमारे सामाजिक कार्यों में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप, एक कारण ये। दूसरा, पशु गणना प्रारंभ हुई। कौन सी गणना, तो बिल्कुल बूंदी रियासत से कर्मचारी गए
बरड़ क्षेत्र में। और आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में गुज्जर जाति जो समुदाय के जो लोग होते हैं उनके पास जानवर खूब सारे होते कि नहीं होते। तो बिल्कुल आए बरड़ क्षेत्र में और गुज्जर जाति के किसानों पर घर घर जाकर उन्होंने कौन सी गणना की। अब बिल्कुल आकर किसान को कहा भाई तेरे घर में कितने जानवर हैं। तो पहले किसानों ने कहा कौन सी क्वालिटी के चाहिए और किस नस्ल के चाहिए, हमारे पास तो सब किस्में हैं। तो कहा बकरे हैं, का खूब है, का भेड़े हैं, का खूब है, का बकरियाँ है, क्या हाँ खूब है। तो स्टूडेंट जब पशु गणना हुई तो किसानों के मन में ये बात बैठ गई कि ये पशु गणना इसलिए हो रही है कि जानवरों के आधार पर लागू होगा चराई कर। कौन सा कर? चराई कर का मतलब समझते हो ना, जानवरों को चारा दिया जाता है, चराने के लिए जो जहां लेकर जाता है तो उसके उपलक्ष्य में जो कर वसूला जाता है उसे कहा जाता है। तो कहा चराई कर अब इन जानवरों के अनुसार लागू होगा। बताओ कितने दिन हो गए, बताओ, बोलो। सर जी, श्याम जी सर भंडारे में जिम रहे 5 दिन हो गए, एक दिन भी रोटी नहीं बनाई रूम पर। तो तुझे तेरा पेट क्यों दुख रहा है? तू भी वही मर रहा है, दुष्टी गई का। और भंडारा में फिरो मरो पढ़ लो। मैं तो यहाँ पे पशु गणना करवा रहा हूँ और ये कमीने भंडारे में घूम रहे हैं। अब बताओ, अब तुम में देख लो, ऑनलाइन वाले देख लो, ये तुम्हारे में ऑनलाइन वाले हैं और ये बेटा कोई ऑफलाइन का है। हाँ, टेंशन मत लो, ये उत्कर्ष है, पता लगा लिया जाएगा ये कौन है शहजादा। हाँ, ये अगले दिन आएगा तब इसको झांप लिया जाएगा, टेंशन मत लो। चलो अब सुनो और समझो। तो कारण कितने बने बताओ? एक तो चराई कर को लेकर और एक राव का सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप लेकर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इन दो कारणों की वजह से 1936 में ईश्वर सिंह के समय बरड़ के गुज्जर किसानों ने हिंडोली नामक स्थान से, कौन सी डोली? और हिंडोली में मंदिर था हुंडेश्वर महादेव का, पूरा नाम याद नहीं हो तो महादेव जी का मंदिर था। उस मंदिर से गुज्जर जाति के किसानों ने प्रारंभ किया, वापस किया आंदोलन और 1943 में ऑटोमेटिकली क्या हो गया? समाप्त। कब? जब राव ने चराई कर को क्या कर दिया? समाप्त। समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग डाल दो इसी के नीचे, पुनः प्रारंभ। पुनः प्रारंभ, पुनः प्रारंभ में सन लिखो 1936 से लेकर 43 तक। (1936 से 43) लिख लिया। अब लिखो कारण। कारण, कारण, और कारण में लिखो स्टूडेंट नंबर फर्स्ट, राव का सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप। राव का सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप। दूसरा कारण लिखो चराई कर। चराई कर। और तीसरा कारण लिखो स्टूडेंट, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किसानों से चंदा वसूली। चंदा वसूली लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ये तो हो गए कारण। अब अगले पॉइंट में नोट लगाकर लिखो और एक ही पॉइंट में खत्म करो इस आंदोलन को। लिखो 1943 में, 1943 में चराई कर की समाप्ति के साथ, चराई कर की समाप्ति के साथ यह आंदोलन, चराई कर की समाप्ति के साथ यह आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हुआ।
यह आंदोलन समाप्त हुआ। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। लिख लिया ना? ओके, अब हेडिंग डालो, अलवर रियासत के किसान आंदोलन। जल्दी से हेडिंग डाल दो, अलवर रियासत के किसान आंदोलन। अलवर रियासत के किसान आंदोलन। अब आप में से कोई बताएगा कि अलवर रियासत में कितने किसान आंदोलन हुए? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। अलवर रियासत में कितने किसान आंदोलन हुए? कौन बताएगा? सीधा बैठ, और सीधा बैठ, और नीचे से भी घूम। बैठा है, आराम से बैठा। मर जाएगा यहाँ पे। क्या राती जोगा में गीत गाने आया है? कौन बताएगा? और कोई? अलवर रियासत में कितने किसान आंदोलन हुए? कौन से हैं? हाँ, और तो टिपे क्यों ठोके? तुझे एक ही आता तो दो क्यों बोला? तो क्यों नहीं आ रहा है? इसको क्यों याद किया फिर? हाँ, ये हुई ना बात। कितने आंदोलन हुए स्टूडेंट? एक हुआ नीमू चना किसान आंदोलन और दूसरा हुआ मेव किसान आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी कोई भी चीज पढ़ो ना तो पहले ये पढ़ लो कि भाई अलवर में कितने आंदोलन हुए? दो, एक नीमूचना और एक हाजी। अब सुनो, चलो बोर्ड पर देखो अच्छे से। यहां पर आंदोलन का कारण अलवर का राजा होगा। कहां का राजा? तो देखो पहले बोर्ड पर, अलवर रियासत के किसान आंदोलन। और अलवर रियासत के किसान आंदोलन जो है, यहां मुख्यतः दो किसान आंदोलन हुए। नंबर फर्स्ट, कौन सा चना? नीमू चना किसान आंदोलन। और दूसरा मेव किसान आंदोलन। ओके, यहां के राजा जो थे, दोनों समय जब आंदोलन हुए तब यहां के राजा थे कौन से सिंह? जय सिंह। नीमूचना घटना कब हुई थी? 25। और ये मेव किसान आंदोलन 32 और 33 में। समझ में आया कि नहीं आया? बस पहले इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखें। यह है सामान्य जानकारी किसकी? अलवर के किसान आंदोलनों की। दो आंदोलन हुए, दोनों आंदोलन हुए तब यहाँ पर राजा थे कौन? जय सिंह जी। और कारण भी जो बने, कौन से सिंह बने, क्यों बने, किस प्रकार बने, वो अभी बताएंगे। पहले लिखो ये जल्दी से।
क्या बात है भाई, गजब बात कही तूने तो। हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। भाई ने क्या कहा? हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास, और राजवीर सर है एकदम बिंदास। वाह, यहाँ पे कवि तो बेटे हाथों हाथ बैठे हैं जो रचनाएं कर देते हैं। होली से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई ना? मिल गई? ओके, जोधपुर से बाहर के कौन कौन है? जय हो। प्रॉपर जोधपुर के कौन कौन है? पूरे हाथ खड़े करो, बस ठीक है, नीचे कर दो हाथ। तुम तो कहीं जाओगे नहीं, हाँ यहीं मरोगे, हाँ मतलब यहीं रहोगे। अब जोधपुर से बाहर के जो, चलो जिलेवार पूछते हैं, जोधपुर जिले के कौन कौन है? जोधपुर जिले के, जिले का मतलब पूरे जोधपुर जिले में, पूरे हाथ खड़े करो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, रुक जा, पाली के कौन कौन है? पाली के कहाँ का है रे? हाँ तू मारवाड़ का कौन सा? हाँ तो पूरा बोलो। चेलावास गांव के नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है काला गोरा गांव, बिल्कुल मैं देख के आया तब मुझे पता है। और जब मैंने एकदम देखा काला गोरा, मैंने कहा ये तो वही है जहां पर युद्ध हुआ था। बताया कि नहीं बताया? और आपको बताया स्टूडेंट, हिस्ट्री की चीज जब हम पढ़ते हैं और उसी जगह को अगर अचानक देखते हैं तो खुशी बड़ी गजब की होती है। तो ठीक है, पाली के तो 2-3 अपवाद है, ठीक है ठीक है। जालोर के कौन है? लोर ही लोर जालोर, इनसे दोस्ती बनाए रखना। हाँ, इनका वर्चस्व बहुत बड़ा है, इनकी पहुंच, चोर ही चोर साचोर, साचोर के कौन? हाँ तू साचोर का है, छोरो इससे दोस्ती अच्छी रखना। हाँ ये काम आ सकता है तुम्हारे विकट समय में। हाँ चलो ठीक है। अब बताओ जैसलमेर के कौन कौन है? बहुत बढ़िया, तुम 7वें अजूबे से हो, सॉरी 8वां अजूबा दुनिया का, 7 अजूबे तो हुए ही हुए, तुम 8वें अजूबे से हो। यानी जैसलमेर को कहा गया दुनिया का 8वां अजूबा। क्यों कहा गया वो बाद में बताएंगे। ओके, बीकानेर के मर जाएगा, ठीक है। बीकानेर से बाद में आगे बढ़ता है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ओके। उसके बाद गोर ही गोर नागौर, हाँ ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हाँ लो, लोधी ही लोधी फड़ोदी, क्या बात है भाई, फड़ोदी वाले काफी है, ओके ठीक है। उसके बाद मेर ही मेर अजमेर, क्या बात है, अजमेर के भी काफी है। उसके बाद वर ही वर ब्यावर, क्या बात है, वारे वर वाह, ये कौन से वर से है? ब्यावर से, ठीक है। भीलवाड़ा, ओके। उसके बाद वागड़ प्रदेश से कौन कौन है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पूरे हाथ खड़े करो,
ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश से कौन कौन है? पाली, सिरोही, जालोर। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाड़ौती प्रदेश से कौन कौन है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। मेवात क्षेत्र से कौन कौन है? मेवात, अलवर और भरतपुर से कोई नहीं है। तो पिछले वाले कहां के हो रहे तुम? बाड़मेर के कौन कौन है? ओ मर गया साले। पूरे हाथ खड़े करो, पूरे। जय हो, बिल्कुल स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ये तभी बेटे कर रहे थे बाड़मेर बाड़मेर, पर बाड़मेर के रातों रात हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कब? जब बाड़मेर से तोड़कर बना दिया लोतरा ही लोतरा। हाँ, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया स्टूडेंट। आई एम फ्रॉम डोसा, अरे डोसा नहीं, डोसा। हाँ, बहुत बढ़िया, डोसा से। बहुत खूब स्टूडेंट। अब मेरी बात सुनो, बी सीरियसली बता रहा हूँ। होली की छुट्टियों का तो आपको पता चल ही गया। अब स्टूडेंट्स एक बात कान खोल के सुन लेना, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप किसी और के लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए अनमोल रत्न हो। माता पिता के लिए तुम हीरे हो। कान खोल के सुन लेना। गांव जाते समय किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं रखें, क्योंकि आपको पता है ऐसे तैयारों के समय काफ़ी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो छुट्टियां कब से आपकी? 23 से है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 22 को ही जाना है। आराम से 23 को शाम तक, और शाम के पहले पहले टारगेट यही रखें कि भाई शाम होने से पहले घर पर आराम से पहुंच जाए। और जाने में बस के अंदर किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं ले, ऊपर लटक कर वगैरह नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, आप अपने परिवार के लिए अनमोल सितारे हो। समझ में आया ना? और घर वाले तुमसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए बैठे हैं, तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखें और घर वालों के साथ अच्छे से होली सेलिब्रेट करें। और जब वापस लौट कर आए स्टूडेंट, तो बिल्कुल घर वालों के साथ प्रॉमिस करके आना है कि मम्मी पापा मैं बिल्कुल पढ़ाई करने जा रहा हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि अब की बार 101% मेरा 3rd ग्रेड में क्या होगा, सिलेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। और ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे दीपावली और होली, ये तो हमारे पहचान है, प्रतीक है। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड कहे कि हमें होली पसंद नहीं है, तो साले को पटक कर तगड़ा रंग लगाओ। सही है कि नहीं है? इस बात को ध्यान रखें। पर यह भी कान खोल के सुन ले, यहां क्लास के परिसर में किसी ने भी ऐसी हरकत को अंजाम दिया तो उसका सामना मुझसे होगा। स्पष्ट कह रहा हूं। मैंने क्या कहा? फैमिली वालों के साथ। छोरे भी सुन लेना, छोरिया भी सुन लेना। समझ में आया? और होली मनानी है आपके इंस्टीट्यूट में अगर फंक्शन हो तो आप बिल्कुल आके सेलिब्रेट करो। यहाँ परिसर के अंदर नहीं, परिसर के बाहर। कहाँ बाहर भी कहाँ, यहाँ रोड के आसपास कहीं पे भी देख लिया तो जूते पड़ेंगे। यानी अनुशासनहीनता नहीं रखनी है। इस बात को विशेष कर ध्यान रखें। समझ में आया ना? और मेरी तरफ से आप सभी को इस रंगों के तैयार की ढेर सारी, घनी सारी, हाँ खूब सारी, क्या? हाँ ठीक है, चलो। हाँ थैंक यू। ओके, अब आवाज नहीं। देखो कमीन कह रहा, इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई। आप सभी को एडवांस में होली की शुभकामनाएं। बड़े गजब के दुष्टी लोग हैं। चलो अब सुनो स्टूडेंट, अलवर के किसान आंदोलन कितने हुए?
बोलो। तो पहला पढ़ेंगे कौन सा, बोलो। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कौन से चना को, इस नींबू चना के भी बेटे के रातों रात हालात बदले। ये पहले था वर ही वर अलवर में, और वर्तमान में है पूतली ही पूतली। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो बिल्कुल अच्छे से पढ़े। गुरुजी जिलों का बताओ प्लीज, 50 से पढ़ना है या चेंज होगा? जोग्राफा बदलता रहेगा, मस्त रहो। तो देखो नीमूचना, अब देखो नीमूचना की भी बातें कैसी हो गई, बिजोलिया जैसी, कि भाई बिजोलिया वर्तमान में तो कहाँ है, भीलवाड़ा में। पहले कौन सी रियासत में था, मेवाड़ में। वैसे ही तुम कहोगे पहले ये कौन सी रियासत में था, बोलो। और वर्तमान में है पूतली ही पूतली। और कोट पूतली की भी कौन सी तहसील में, बोलो। नौ नीमूचना, मर जाओगे। नीमराना बानसूर तहसील में। कौन सी तहसील, बानसूर तहसील। ओके, और बानसूर तहसील भी किस में है, कोटपुतली में ही है। अरे बोलो मरो, अब इनको खुद को ही पता नहीं है। ओके, कल्चर बदलेगा क्या? अरे कमीनों, कल्चर कुछ नहीं बदलेगा। कल्चर में मैं, अरे कोई सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, सिर्फ स्थान परिवर्तित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? वरना कोई भी कुछ भी चीज बदलने वाली सिर्फ स्थान परिवर्तित होगा। कल्चर के अंदर यही होगा, इतना सा ही कि सिवाना दुर्ग पहले कहाँ था, वर्तमान में कहाँ है। मतलब उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? पहले छतरी वो कहाँ पे थी, अब छतरी कहाँ है, बस इस बात को ध्यान रखें। तो सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, अब ये तो मैंने स्थिति अभी की ले ली। नीमूचना के अंदर कारण बना आंदोलन का, वो बना यहाँ के राजा जय सिंह। कौन से सिंह? अब जय सिंह जो थे बड़े गजब के राजा थे। जय सिंह ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। कौन सी जिंदगी, अरे बोलो। ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। और ऐसो आराम की जिंदगी कब जी जाती है, पहले बताओ। जेब में क्या हो, बोलो। सही है। अब स्टूडेंट, पैसे होंगे तभी तो ऐसो आराम की जिंदगी जी जाएगी। अब हमारे पास तो साढ़ा 20 रुपए है। घर वाले कोचिंग रवाना होते तब कितने रुपए देते हैं, 20 रुपए के। 10 रुपए तेरे जाने के और 10 रुपए आने के। अब बताओ, तुम ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते हो? नहीं, क्योंकि 10 रुपए आने के दे दिए, 10 रुपए जाने के दे दिए, तो भी हम खुरापाती दिमाग के। घर से निकलते हैं तो कोई अंकल जाते तो अंकल को कहते हैं, अंकल प्लीज राजमोहन टावर या गीता भवन छोड़ दो ना। तो अंकल कहता ले आजा, मर जा। अब अंकल यहाँ पर लाकर छोड़ दिया आपको, आपने कितने रुपए बचा लिए? फीलिंग अच्छी आएगी कि कितने बचाए। अब देखो, आदमी जो सपना देखता है ना, अपनी पॉकेट के अनुसार देखता है। अब तुम्हें जो सपने आएंगे सिर्फ 10 रुपए की वैलिडिटी के ही आएंगे। तुम ऐसे नहीं सोचोगे कि आज 10 रुपए बचाए, मैकडोनाल्ड का या डोमिनोज का पिज्जा गिटूंगा ना। 10 रुपए के सपने ही आएंगे, कहेंगे पानी पूरी गिटूंगा, या फिर हाँ चाय। और सपोज करो एक दिन घर से कोचिंग के लिए रवाना हुए, फूफा और भूवा आई घर पे, तब आपने कहा धोख दो। तो फूफा जी बड़े खतरनाक। फूफा जी ने कहा जीव तो रहे, पैसे कुछ दिए ही नहीं। पर हम भी खुरापाती दिमाग के, क्योंकि धोख जो दिया था घर के बाहर दिया, और घर के बाहर कोई था। अब फूफा जी घर के अंदर गए, मम्मी बैठे, पापा बैठे, दादी बैठी, सभी बैठे परिवार वाले। हमने कहा अब कैसे मना करोगे। पहले तो बहाना बनाया कि अब घर में जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि बैग लेकर तो बाहर आ गया कोचिंग के लिए। तो घर में जब जाएंगे तो घर वालों को और पूरे परिवार वालों को सुना कर जाएंगे। मैं रजिस्टर भूल गया अंदर, और रजिस्टर कोई भूले ही अंदर गए। जीव ही दादी माँ बाहर आई। अब दादी माँ
फूफा जी के क्या है, सासू माँ। तो बिल्कुल दादी माँ ज्यों ही बाहर आई, हम रूम से बाहर गए और बिल्कुल पूरी भीड़ में जाकर फूफा जी को एक बार और कहा धोख दो, कोचिंग जाऊं। अब फूफा जी ने कहा बेटा बड़ा खुरापाती दिमाग का है। तब बुआ ने भी आंखें निकाली, किसके सामने, कहा चुपचाप दो। तब फूफा जी ने कितने रुपए निकाल कर दिए, 100 रुपए, बस 500 कुछ नहीं, कितने। उस दिन हमें फीलिंग बड़ी शानदार आएगी। उस दिन तुम्हें सपने चाय के और ना ही पानी पता से क्या आएंगे, उस दिन तुम्हें सपने सैंडविच या हाँ कुछ और के सपने आएंगे। ऐसे नहीं कि 100 रुपए तुम लेकर कोई बड़ी स्वीट होम पे पहुंच जाओ, वहां पर तुम्हें सिर्फ कचौरी ही मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा ही जीवन जीते थे कौन से सिंह, जय सिंह ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे, जस्ट लाइक कौन से बादशाहों की तरह, हाँ मुगल शासकों की तरह। जय सिंह जी सुबह उठते तब कपड़े अलग, स्नान करते और दरबार में आते तब कपड़े अलग, दरबार खत्म होता वापस जाते तो कपड़े अलग, और जब शाम को सोने जाते तो कपड़े अलग। ऐसा ही एक मुगल बादशाह था। हाँ एक बादशाह हुआ जिसका नाम क्या था, अरे रंगीला नाम नहीं था भाई, उसका नाम तो मोहम्मद शाह ही था। क्या नाम था? और मोहम्मद शाह वार के अनुसार कपड़े पहनता था। सोमवार के दिन अलग रंग के कपड़े, मंगलवार के दिन अलग, बुधवार के दिन अलग, गुरुवार के दिन अलग, शुक्रवार के दिन अलग, शनिवार के दिन अलग। वार आता कौन सा? रविवार। तो वो रविवार के दिन कहता सब कपड़े लॉन्ड्री में दे दो, आज तो कपड़े पहनने की आवाज नहीं बोले ना, तो ध्यान रखना मैं पढ़ाऊंगा तब फीलिंग आएगी, और फीलिंग तुमने जताने की कोशिश की तो या लाकर फोड़ूंगा। ध्यान रखना, तुमने पैसे दिए सिर्फ सुनने के, बोलने के नहीं, इसलिए चुपचाप सुनते रहो। तो संडे आता तो संडे के दिन मोहम्मद शाह कहते हैं आज तो छुट्टी है, कपड़े सभी लॉन्ड्री में दे दो। और मोहम्मद शाह कहता दरबार मेरा, मंत्री मेरे, पूरा सैन्य दल मेरा, तो मैं जैसे चाहूं वैसे जाऊं। वो दरबार में कभी कभार बिना कपड़ों के आ जाता और दरबार में आकर कहता शासन व्यवस्था प्रारंभ करो। तो मंत्री वर्ग ने कहा यार इनको समझाना पड़ेगा। तो मंत्री वर्ग मिले किससे? मोहम्मद शाह से। और मोहम्मद शाह को कहा क्या बादशाह ऐसे आ जाते? तो कहा क्या हुआ, तुम भी आओ कभी, तुम मेरे, मैं तुम्हारा बादशाह, किस बात की टेंशन। तब मंत्री वर्ग और उसके दरबार के लोगों ने कहा साला बादशाह तो खूब बने पर इसके जैसा रंगीला कोई नहीं बना। तब उसको कहा गया मोहम्मद शाह, और तुमने तो इसका बेचारा नाम ही ठोक दिया मोहम्मद शाह। इसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। इसके लक्षणों के कारण इसको रंगीला कहा गया। समझ में आया ना? तो सुनो, जय सिंह जी भी शानो शौकत की जिंदगी जीते थे। सप्ताह में एक दिन क्या करने जाते थे? शिकार। क्या करने? और शिकार के दौरान जाते सिर्फ कितनी बार? एक बार। सप्ताह में या एक महीने में एक बार जाते, और मारते किसको? सूअर को। किसको? सूअर को। अब मारते वो कितने सूअर को? एक को। अब एक बात बताओ, सूअर किसानों की फसल को नष्ट करते कि नहीं करते? अब किसानों ने सूअरों को मारना क्या किया? प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो सूअर जो थे वो किसानों की फसलों को क्या कर रहे थे? बर्बाद। तो जय सिंह को ये बात पता चली तो जय सिंह ने कहा अगर किसान सूअरों को मार देंगे तो हम शिकार करेंगे किसका? इसलिए हम सूअरों को मारने पर क्या लगाते हैं? अब बताओ, इस क्षेत्र के अंदर नीमूचना और थानागाजी और बानसूर के क्षेत्र में हद से भी ज्यादा संख्या बढ़ेगी किसकी? बोलो बोलो, सूअरों की। और आपको पता सूअर जहां पर जिस खेत में पैर रखते क्या वह फसल छोड़ते हैं क्या? तो कारण हो गए कितने? दो।
अब एक बात बताओ, जय सिंह जी कितनी भी शानो शौकत की जिंदगी जिएंगे, पैसे खत्म होंगे कि नहीं होंगे? आपके पास कितना भी खजाना क्यों नहीं हो, आप अगर पैसे उड़ाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पैसे क्या हो जाएंगे, खत्म। तो राजकोष में पैसे खत्म होने लगे किसके? तब जय सिंह जी को इनके मंत्रियों ने कहा कि जय सिंह जी अपने ऐशो आराम की गाड़ी पर क्या लगाओ, ब्रेक लगाओ, राजकोष में क्या खत्म हो रहा है, खजाना। तब जय सिंह जी ने कहा नो, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ऐसे ही जिंदगी चलेगी। तो कहा फिर राजकोष में खजाना का चिंता मत करो, खजाना भरने का जिम्मा हमारा। तो कहा कैसे? तो उन मंत्रियों को कहा तुम मुझे रिपोर्ट दो कौन से बंदोबस्त की, कि अब तक अलवर में कितने भू बंदोबस्त हुए। अब बताओ, मैंने तुम्हें बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान कहा कि नहीं कहा कि अगर तुमने भू बंदोबस्त का मतलब नहीं समझा तो ना तो तुम्हें समझ में आएगा बिजोलिया का तीसरा चरण, ना ही समझ में आएगा निमुचना। कहा ना? तो सुनो, अब रिपोर्ट मांगी कौन से सिंह ने, कौन से बंदोबस्त की? तो मंत्रियों ने रिपोर्ट की, तैयार की किसकी? और रिपोर्ट में कहा कि अलवर में पहला भू बंदोबस्त हुआ 1876 में। कब हुआ? और इसे लागू किया गया कब? 77 में। और दूसरा और अंतिम भू बंदोबस्त जो हुआ वो हुआ 1800 बोलो, और इसे लागू किया गया 1900 में। और दूसरे भू बंदोबस्त के दौरान दो जातियों के किसानों को, एक कौन बोलो और एक कौन, इनको दे रखे हैं विशेष अधिकार। कौन से अधिकार? तो जय सिंह जी ने कहा कौन से विशेष अधिकार, कि इनको करों में दे रखी है राहत, कि ये कर बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो जब ये रिपोर्ट मंत्रियों ने दी कौन से सिंह को, तो जय सिंह ने कहा बस भू बंदोबस्त और खजाने का इंतजाम हो गया। जय सिंह ने कहा अलवर में लागू करो कितवा भू बंदोबस्त, अरे बोलो। और तीसरे भू बंदोबस्त के तहत 25 से 40 को गोली मारो, आप तो सीधा भी याद करो, 40% करो में क्या करो, और ये वर्दी करो किन किसानों पर, और इसका मतलब समझे। जय सिंह ने कहा दूसरे किसान देंगे 100 रुपए, कितने? ब्राह्मण और राजपूत देंगे 140 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? कितने भू बंदोबस्त के तहत बोलो। तो अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि जब तीसरा भू बंदोबस्त हुआ तो इन दोनों जाति के किसानों पर करों में कितनी वृद्धि हुई बोलो। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ निमुचना जो आंदोलन हुआ इसमें कौन सी जाति के किसान थे? ब्राह्मण और, क्योंकि विरोध भी कौन करेंगे? ब्राह्मण और राजपूत। अब सुनो, तीसरे भू बंदोबस्त पद्धति जो प्रारंभ हुई 1922 में प्रारंभ हुई और इसे लागू किया गया, बताओ जल्दी से कब? ज्यों ही लागू हुआ तो करों में वृद्धि हुई किन किन पर? अब सुनो, ये निमुचना आंदोलन पूरे अलवर में नहीं हुआ था। इस आंदोलन का जो प्रभावित क्षेत्र था, दो तहसीलें थी, एक तो कौनसा गाजी और एक थी कौन सी? बानसूर। अब थाना गाजी और बानसूर के ब्राह्मण और राजपूत जाति के किसानों को पता चला कि हमारे विशेषाधिकार क्या कर दिए? समाप्त, और करों में कितनी वृद्धि कर दी? तो ब्राह्मण और राजपूत जाति के किसान सभी इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर किसके पास आए? और जय सिंह को कहा दूसरे भू बंदोबस्त के तहत हमें विशेष अधिकार दिए गए थे, वो तुमने क्या कर दिए? समाप्त। और हमारे ऊपर कितने प्रतिशत करों में वृद्धि की? ये 40% करों में वृद्धि क्यों की गई? दूसरे किसान 100 रुपए और हम 140, तो ये 40 एक्स्ट्रा
किस बात के? तब जय सिंह ने कहा अभी बताते हैं। तुमने 1900 से लेकर 1900 यानी 23 वर्षों तक राजकोष में फूटी कोड़ी भी वो वसूलनी तो पड़ेगी। वसूलनी पड़ेगी मतलब ये बात नहीं कही कि तुमने 23 वर्षों तक राजकोष में एक भी रुपया नहीं दिया, इसलिए तुम 40% अधिक करों में वर्दी के साथ कर चुका होगे। जब ये बात कही तो ब्राह्मण और राजपूत जाति के किसानों ने कहा, ए भाई ऐसे थोड़ी होता है। तब जय सिंह ने कहा चुपचाप जा रहे हो कि इसी को मैं 80% करूं। तो चुपचाप किसान आ गए। अब बताओ स्टूडेंट, थानागाजी और बानसूर के किसानों की विशाल सभा का आयोजन होगा कि नहीं होगा? किसके विरोध में? बोलो। जय सिंह द्वारा कितने प्रतिशत करों में वर्दी के कारण? और इस विशाल सभा में किसानों के बने नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता जो निमुचना के थे उनका नाम था गोविंद सिंह और माधो सिंह। बोलो कौन से सिंह? गोविंद सिंह और माधो सिंह ने इसी सभा में किसानों की बताओ क्या तैयार की? बोलो। और इस रिपोर्ट को नाम दिया, जल्दी से बताओ क्या? पुकार नामक पुस्तिका। मतलब पुकार नाम दिया, और इस पुकार नामक पुस्तिका में किसानों की मांगे लिखी। गोविंद सिंह और माधो सिंह ने कहा कि हम यहाँ से कितने किसान सहित जाएंगे और कहाँ जाएंगे? दिल्ली। बताओ कहाँ जाएंगे? और दिल्ली में हो रही है अखिल भारतीय महासभा का अधिवेशन। कौन सी सभा का? महासभा का अधिवेशन। इस अधिवेशन में जाएंगे और पुकार नामक पुस्तिका में हमारी क्या रखेंगे? जल्दी से बताओ। मांगे रखेंगे, ताकि हमारी समस्याओं का क्या हो? समाधान। तो अब आप बताओ स्टूडेंट, गोविंद सिंह और माधो सिंह के नेतृत्व में कितने किसान दिल्ली पहुंचे रे? अरे बोलो। 700 किसान दिल्ली पहुंचे, और अखिल भारतीय महासभा के अधिवेशन में पुकार नामक पुस्तिका में अपनी क्या रखी? पर किसानों की समस्याओं का समाधान। अब ये किसान वापस आए कौन से गाजी में? थानागाजी। और कौन से सुर में? बानसूर में। और किसानों ने आकर लिया भयंकर निर्णय। क्या लिया? अब निर्णय क्या लिया सभा के अंदर अच्छे से देखना। किसानों ने कहा कि किसानों, खेतों में जो क्या है जल्दी से बताओ? फसल पककर क्या हो चुकी है? तैयार। अब इस तैयार फसल का हिस्सा हम फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे कौन से सिंह को, और इस फसल को निकालकर चुपचाप ले जाएंगे कहाँ? घरों के अंदर। कहाँ ले जाएंगे? घरों में। और जब घरों में ले जाएंगे और राव को उसका हिस्सा नहीं देंगे तो राव चुप बैठेगा, हमारे विरुद्ध भेजेगा सेना। क्या भेजेगा? तो सभी किसान फसलों को अपने घरों में ले जाकर सुरक्षा हेतु इकट्ठा करेंगे हथियार। क्या इकट्ठा करेंगे? यानी बंदूकें, तलवारें वगैरह इकट्ठा कर लेंगे, ताकि जय सिंह की सेना आए तो उसका स्वैग से स्वागत करे। बताओ निर्णय बड़ा भयंकर था कि नहीं था? अरे बताओ। अगले 15-20 दिनों में थानागाजी और बानसूर के किसानों ने अपने खेतों से क्या निकाली और कहाँ लेकर आ गए, और सुरक्षा हेतु क्या इकट्ठा कर लिए? ये बात पता चली कौन से सिंह को? तो जय सिंह ने कहा मैं पूरे किसानों का कराऊंगा हिंसात्मक दमन। क्या करवाऊंगा? और सैन्य दल भेजने वाला था, पर कहते हैं ना हर व्यक्ति वफादार नहीं होता। वफादारी की बात सब करेंगे पर निकलेंगे गद्दार। इस बात को ध्यान रखना। और तुम्हारा भरोसा जिस पर हद से भी ज्यादा है, ये भी सुन लो,
इस समय में तुमने जिस पर हद से भी ज्यादा भरोसा कर रखा है, मस्त रहना, वही तुम्हें धोखा देगा। ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है, कान खोल के सुन लेना। तुम में से कोई सोचता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है या मेरी वाली ऐसी नहीं है, ध्यान रखना, मस्त रहो, वो इसी लोक के है, कोई दूसरे लोक के नहीं है। और बिल्कुल फैक्ट है, भरोसामंद जो होता है ना, भरोसेमंद व्यक्ति, वही क्या धोखा देता है। इस बात को कान खोल के सुन लेना। ऐसा ही हुआ नीमूचना के अंदर। देखो, थानागाजी और बानसूर के सभी किसानों की बैठक बुलाई गई। सबने निर्णय लिया था कि हम खेतों में से फसल निकालेंगे और घर पर लेकर आ जाएंगे और सुरक्षा हेतु क्या इकट्ठा करेंगे, बंदूकें, हथियार। अब स्टूडेंट, जब जय सिंह जी जो थे राजा, उन्हीं किसानों में से कुछ निकले गद्दार। क्या निकले? जिसने संदेश, उन गद्दारों ने संदेश भेजा किसको? जय सिंह का। जय सिंह जी, थानागाजी और बानसूर के पूरे खेत क्या पड़े हैं? खाली। और सुना है तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दी, क्या करोगे तुम? तब जय सिंह ने कहा, हर एक किसान को मौत के घाट उतरवाऊंगा और सेना भेज रहा हूं जल्दी। तब उन्हीं गद्दारों ने कहा जय सिंह को का सैन्य दल भेजना मत, वरना तेरे सैनिकों का हिंसात्मक दमन हो जाएगा। तो कहा कैसे? कहा हर एक किसान ने अपनी सुरक्षा हेतु घर में क्या इकट्ठा कर रखे हैं? हथियार इकट्ठा कर रखे हैं। इसलिए तो अभी कोई भी सैन्य कार्रवाई मत करना। तो जब ये बात जय सिंह को पता चली, तो जय सिंह ने वास्तविकता जानने के लिए, वास्तविकता का मतलब समझे कि क्या वास्तव में भी किसानों ने अपने घरों में क्या इकट्ठा कर रखे हैं? हथियार। तब जय सिंह ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था रामभद्र ओझा। क्या नाम था? बोलो, क्या नाम था? अब रामभद्र ओझा को जांच अधिकारी बनाकर भेजा ताकि किसी को शक नहीं हो। जैसे सपोज करो हमारे घर के अंदर कोई बात हो रही है, हम कोई सामूहिक रूप से निर्णय ले रहे हैं। अब 4 भाई है, चारों भाई बैठे तो बिल्कुल तूम तड़ाम हो भी जाती है, जोर जोर से बोला भी जाता है। पर जब जोर जोर से पड़ोसी के घर में आवाज जाती तो पड़ोसी बेटा कहता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। तो अब पता लगाने के लिए पड़ोसी बेटा कोई बहाना बनाता है, कटोरी लेकर हमारे घर पर आता है कि थोड़ी सब्जी गालो नहीं, और बेटा आकर चारों तरफ देखता है कि मामला है क्या, सही है कि नहीं है। अब बताओ, वो सब्जी लेने का तो एक क्या था? ऐसे ही रामभद्र ओझा को जांच अधिकारी बनाकर भेजा थानागाजी और बानसूर में। और इसका कौन है रे? तो उनको जाके बोलना क्या टी 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 टी, तो काम बाद में भी हो जाएगा। वरना अभी मेरी सेना को मैंने बोला ना, आक्रमण। कहाँ जा रहा है? आराम से, आराम से। मैंने कहा ये वास्तव में आक्रमण करने तो नहीं जा रहा है। चलो, आवाज नहीं तो सुनो और समझो स्टूडेंट, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टूडेंट अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तो बिल्कुल रामभद्र ओझा आया और रामभद्र ओझा ने आकर वास्तविकता का पता लगाया। तो बिल्कुल रामभद्र ओझा वापस जय सिंह के पास आया और जय सिंह को सलाह दी कि बिल्कुल सैन्य दल भेजना ही मत, क्योंकि हर एक किसान ने अपने घर में क्या इकट्ठा कर रखे हैं? हथियार। अब बताओ राजा कौन है? जय सिंह। सरकार किसकी? जय सिंह की। जय सिंह ने हाथों हाथ कानून बना दिया। कानून बनाया कि अगर बिना पंजीयन के, बिना रजिस्ट्रेशन के किसी के भी घर में हथियार पाए गए तो उस घर के संपूर्ण सदस्यों को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। अब बताओ ये हाथों हाथ कानून किसने बनाया है स्टूडेंट?
अरे बोलो। तो बेचारे थानागाजी और बानसूर के किसान घबरा गए, क्योंकि जय सिंह ने कुछ घरों की छानबीन भी प्रारंभ करवा दी। तो थानागाजी और बानसूर के किसान घबरा गए और उन्होंने अपने घरों से हथियार जो थे बाहर छुपा दिए। अब सबने कहा करे तो क्या करे। तब वापस सभा बुलाई गई नीमूचना गांव में। कौन से गांव में? अब बताओ कौन से गांव में सभा बुला रहे हैं? बोलो। और इसी जय सिंह ने जांच अधिकारी के रूप में व्यक्ति भेजा जिसका नाम था रामभद्र ओझा। और ओझा ने जाकर वास्तविकता बताई। किसको? जय सिंह ने बाद में किस पर प्रतिबंध लगाया? हथियारों पर प्रतिबंध लगाया, कानून बनाया। तब किसानों ने अपने घरों से हथियार छुपाकर कहां सभा बुलाई? बोलो। अब बताओ नीमूचना गांव में किसानों की क्या हो रही थी? बोलो। और वही गद्दार व्यक्ति जिन्होंने पहले गद्दारी की, उन्होंने वापस सूचना दी। किसको? का सुनहरा मौका है। नीमूचना गांव में बिना हथियारों के किसान क्या कर रहे हैं? सभा। जो भी कार्रवाई करनी है अब कर। जब ये बात पता चली कौन से सिंह को, तब जय सिंह ने कहा अब होगा किसानों का हिंसात्मक दमन। तब इसी जय सिंह ने रियासत से भेजा स्टूडेंट छज्जू सिंह को। बताओ कौन से सिंह को? इस कमांडर छज्जू सिंह के साथ सैन्य दल भेजा। और ये छज्जू सिंह कहां आया? और नीमूचना में सभा हो रही थी किसानों की 14 मई 1925 को। बोलो कब हो रही थी? अब ये कमांडर छज्जू सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों सीधे नीमूचना गांव में पहुंचोगे, जहां पर सभा हो रही है उस सभा को चारों तरफ से क्या करोगे? घेरोगे। और घेर कर तब तक गोलियां चलाते रहोगे, भले ही सभी किसान क्यों नहीं मारे जाए, जब तक तुम्हारे पास गोलियां समाप्त नहीं हो जाए। अब बिल्कुल स्टूडेंट कमांडर छज्जू सिंह आया और नीमूचना में अंधाधुंध क्या चलाई? अरे बोलो। गोलियां चलाई। अब गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद वही ये बात पता चलेगी। तो पहले अब देखो यही घटना कहलाई नीमूचना घटना। अब सुनो, नीमूचना घटना कहलाई तो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ सुनना। अंग्रेजों ने इस घटना में कहा कि कितने किसान मारे गए? बताओ। बोलो। किसान अंग्रेजों ने कितना आंकड़ा बताया? 156। जब ये बात पता चली राजस्थान सेवा संघ को, तब राजस्थान सेवा संघ से नीमूचना गांव में भेजा गया राम नारायण चौधरी को। बताओ किसको? और राम नारायण चौधरी को राजस्थान सेवा संघ से भेजा गया और का रिपोर्ट बनाकर लाओ किस घटना की। तो राम नारायण चौधरी बिल्कुल नीमूचना जहां पर घटना घटित हुई वहां पर आए और नीमूचना की क्या बनाई? रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में पहला पॉइंट लिखा कि रियासत से जय सिंह ने भेजा कमांडर छज्जू सिंह नो। छज्जू सिंह नीमूचना पहुंचा 14 मई 1925 को और अंधाधुंध क्या चलाई। और इस घटना में मारे गए 1500 से अधिक किसान। कितने? जिनको अंग्रेजों ने आंकड़ा बताया कितना, और कहा कि यहां पर इस घटना को अंजाम देने के बाद रियासत के सैनिक नीमूचना गांव के घरों में घुसे। घरों में घुसकर घरों में जो अनाज लाया हुआ था उस अनाज को पहले घर से बाहर निकाला। घर में जो कुछ भी मिला उसको लूट लिया। महिलाओं ने जिन सैनिकों का विरोध किया उनकी आबरू पर हाथ डाला गया और पूरी घटना को अंजाम देने के बाद घरों में क्या लगा दी गई? आग। और जिन महिलाओं ने विरोध किया उन्हीं महिलाओं के सामने उनके छोटे बच्चों को आग में फेंक दिया गया। ये नीमूचना घटना नहीं थी। राम नारायण चौधरी ने कहा यह नीमूचना हत्या कांड था।
क्या था? तो सवाल तुम्हें यह भी पूछ सकता है कि निमूचना घटना को निमूचना हत्याकांड किसने कहा? क्या बोलोगे? बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? अंग्रेजी आंकड़ों में कितने व्यक्तियों का मारा जाना बताएगा, पर वास्तविक रूप से कितने किसान? बोलो। तो देखो, जब भी ये पढ़ते हो ना, तो ये मत सोचो कि हमारी नौकरी के लिए ये एक टॉपिक है। नहीं, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी चल रहा है क्या 2024, और ये घटना कब की है? 25, यानी आज से 100 साल पहले। तो 1 मिनट के लिए सोचो, आज से 100 साल पहले मध्यम वर्ग के जो कृषक वर्ग जो था, उसका जीवन कितना भयंकर और दुखमय था। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा और ये हमारा अतीत है, बीता हुआ कल है, जिसको हमें जानना है। और जब ये चीजें पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ताकि हमें भी तो पता चले कि पहले के किसानों का जीवन कितना दुखमय था। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, जब इस घटना के बारे में राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा हुई, तब राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच हेतु बिठाया गया एक आयोग, जिसका नाम था मणिलाल कोठारी आयोग। बताओ कौन सा आयोग? अब जब राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी आयोग बिठाया गया, तब होश उड़ गए कौन से सिंह के? तो जय सिंह ने सोचा राष्ट्रीय स्तर पर मामला उजागर नहीं हो, इसलिए मैं एक काम करूं, इस आंदोलन को अंदर ही अंदर घटना को दबा दूं। जय सिंह इस घटना के बाद खुद आए कौन से गांव में, और हर एक परिवार यानी मृतक परिवार के सदस्य को 125 रुपए का मुआवजा दिया। कितना? ताकि वो बात वहीं तक रह जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो और समझो। अब विद्वानों ने निमूचना घटना के बारे में क्या कहा? तो सबसे पहले विद्वानों का मत लेते हैं, तो अगर सवाल पूछेगा निमूचना हत्याकांड किसने कहा? बोलो। राम नारायण। ये बात पता चली कौन से गांधी को? बोलो। तो महात्मा गांधी ने कहा। एक तो था जनरल डायर, जिसने घटना घटित की जलियांवाला बाग हत्याकांड में। एक तो वो डायर शाही घटना, और आज हो गई निमूचना में दोहरी डायर शाही। कौन सी शाही? हाँ, दोहरी डायर शाही, यानी एक और डायर जैसी घटना घटित हुई कौन से चना में? इसलिए मैं तो निमूचना को कहूंगा दोहरी। ये कौन से समाचार पत्र में कहा? अरे बोलो। यंग इंडिया समाचार पत्र में किसने कहा? बोलो। एक समाचार पत्र और था, बताओ कौन सा? बोलो। और रियासत समाचार पत्र ने निमूचना की, बताओ क्या की? और तुलना जो की, बताओ किससे की? जलियांवाला बाग हत्या। और इसी घटना के साथ समाप्त हो गया निमूचना किसान आंदोलन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? यह आपके सामने विद्वानों के क्या हो गए। अब सुनो और वापस रिपीट करो, जल्दी से बताओ, निमूचना हत्याकांड किसने कहा? बोलो। दोहरी डायर शाही किसने कहा? कौन से समाचार पत्र? ओके, रियासत समाचार पत्र ने तुलना किससे की? अब बताओ जल्दी से, ये घटना कब घटित हुई रे? कहां गई? हाँ, ये रही। बिल्कुल, साम्राज्य काफी बड़ा हो गया है तो तारीखें संभालनी पड़ती है। 14 मई 1900 रियासत से जय सिंह ने हिंसात्मक दमन हेतु किसे भेजा? और छज्जू सिंह ने ही आदेश दिया, जस्ट लाइक जनरल डायर जैसा। इसीलिए राजस्थान का जनरल डायर कहा गया किसको? बोलो। ओके, अब जल्दी से बताओ, अलवर से जय सिंह ने जांच हेतु किस व्यक्ति को भेजा?
बोलो बोलो। ये निमुचना घटना जो हुई, ये निमुचना वर्तमान में कौन से सुर में है? बोलो, बानसूर तहसील के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? सवाल पूछेगा स्टूडेंट, राष्ट्रीय स्तर पर जांच हेतु कौन सा आयोग बिठाया गया? बोलो। इस घटना में कितने किसान अंग्रेजी आंकड़े के अनुसार शहीद हुए और ऐसे कितने शहीद हुए? ओके, जल्दी से बताओ, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोविंद सिंह और माधो सिंह ने किसानों की रिपोर्ट कौन सी पुस्तिका में तैयार की? बोलो। तो सवाल पूछेगा, पुकार नामक पुस्तिका का संबंध कौन से आंदोलन से है? बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले जल्दी से, छापो, लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो। पहले बताओ लास्ट पॉइंट क्या लिखा? सामान्य जानकारी। वापस हेडिंग डालो, निमुचना किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन। निमुचना किसान आंदोलन से वापस फर्स्ट एरो निकालो। फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो, वर्तमान बानसूर तहसील में। ये बानसूर तहसील कहाँ है रे? कोटपुतली में है या अलवर में ही है? हाँ, बानसूर तहसील पुतली ही पुतली। कौन सी पुतली में? हाँ, तो आगे लिख दो, बानसूर तहसील कोटपुतली। ओके, लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो जल्दी से। बताओ राजा कौन थे अलवर के? तो बिल्कुल लिखो, अलवर के राजा जय सिंह। अलवर के राजा जय सिंह, लिख लिया। ओके, बताओ यहां पर किसान कितनी जाति के थे? ब्राह्मण और, लिखो मरो, किसान। और किसान के आगे बराबर करके लिखो ब्राह्मण और राजपूत। लिख लिया। अब आगे लिखो आंदोलन का कारण। हेडिंग डालो, आंदोलन का कारण। अब बताओ आंदोलन के कारण के अंदर कितने प्रतिशत करों में वृद्धि की? तो बिल्कुल लिखो 40% करों में वृद्धि। 40% करों में वृद्धि, लिख लिया। अब बताओ अलवर में टोटली भू बंदोबस्त कितने हुए? ये भी ध्यान रखोगे तभी तो तुम्हें बातें पता चलेगी। प्रथम भू बंदोबस्त 1876-77, दूसरा भू बंदोबस्त 1899-1900, और दूसरे भू बंदोबस्त में बिल्कुल लिखेंगे विशेषाधिकार दे रखे थे कितनी जातियों को? ब्राह्मण और, करों में इन्हें क्या दे रखी थी? फिर तीसरा भू बंदोबस्त हुआ 1922 और ब्राह्मण और राजपूतों के विशेषाधिकार क्या कर दिए गए और कितने प्रतिशत करों में वृद्धि? तो बताओ विरोध करने वाले भी कितनी जाति के किसान? ब्राह्मण और, लिखो जल्दी से, लिखो इस आंदोलन, सॉरी इस आंदोलन में नहीं, लिखो अलवर में 3 बार भू बंदोबस्त हुआ। अलवर में 3 बार भू बंदोबस्त हुआ, लिख लिया। लिखो प्रथम भू बंदोबस्त, प्रथम भू बंदोबस्त 1876-77, 1876-77। लिखो दूसरा भू बंदोबस्त, दूसरा भू बंदोबस्त 1899, 1899, 1900। अब बताओ दूसरे भू बंदोबस्त में विशेषाधिकार थे, तो लिखो इस भू बंदोबस्त में
दूसरे भू बंदोबस्त में लिखो, इस भू बंदोबस्त में ब्राह्मण व राजपूत जाति के किसानों को विशेषाधिकार प्राप्त, बस। और विशेषाधिकार में आप वही याद रखोगे स्टूडेंट, करों में छूट। ब्राह्मण व राजपूत जाति के किसानों को विशेषाधिकार। पालीवाल खड़ा होना, तो खड़ा, हाथों खड़ा हो। ये क्या बोल रहा है तुझे बार बार? एक खींच के गुद्दी में मार, और नहीं मारी तो मैं आ रहा हूं तुझे ठोकने के लिए। हाँ ठोक। अरे मैं बोल रहा हूं ठोक, मर जाएगा दुष्टी। बेचारा ये ब्राह्मण है तो कह रहा देख तेरे ऊपर 40% करों में वर्दी, तेरे ऊपर 40% करों में वर्दी, और तेरे ऊपर या 100% हो जाएगी पूरी। क्यों मजबूर कर रहा है मुझे स्टूडेंट हंता बनने के लिए? तुमने इतिहास में पितृहंता तो पढ़ा ही होगा, और मैं बन जाऊंगा एकमात्र स्टूडेंट हंता, और फिर आपके 3rd ग्रेड में ही सवाल बनेगा, हाल ही में स्टूडेंट हंता कौन बने? जूते पड़ेंगे। इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं इस घटना को अंजाम दूं? तो फिर बेटे उत्तर दे रहे हैं, लक्कड़ ले ले चश्मिश। आगे बढ़ो, लिखो इस भू बंदोबस्त के तहत ब्राह्मण व राजपूत जाति के किसानों को क्या दे रखे थे? लिखो अगला पॉइंट, तीसरा भू बंदोबस्त, तीसरा भू बंदोबस्त। और तीसरे भू बंदोबस्त में लिखो सन पहले 1922-23, 1922-23। अब इसमें लिखो ब्राह्मण व राजपूत जाति के, ब्राह्मण व राजपूत जाति के विशेषाधिकार समाप्त, विशेषाधिकार समाप्त, तथा कितने प्रतिशत? 40%, 40% करों में वृद्धि, 40% करों में वृद्धि। लिख दिया, यह आंदोलन का कारण बन गया सीधा। अब अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र। कितनी तहसीलें थी? 2, थानागाजी और बानसूर। तो लिख दो इसके अंदर प्रभावित क्षेत्र में थानागाजी और बानसूर। लिख लिया। अब सुनो और समझो स्टूडेंट, ये पूरा निमुचना किसान आंदोलन पूरे अलवर में नहीं हुआ, इसका सिर्फ तो सिर्फ प्रभाव कहाँ था? थानागाजी और बानसूर में। समझ में आया? आगे लिखो नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता। और नेतृत्वकर्ता में जल्दी से लिख लो गोविंद सिंह व माधो सिंह। अब बताओ, थानागाजी और बानसूर के किसानों की क्या बुलाई गई? सभा बुलाई गई, और उसी सभा में गोविंद सिंह और माधो सिंह ने पुकार नामक पुस्तिका में किसानों की क्या तैयार की? मांगे। तो लिखो जल्दी से, लिखो गोविंद सिंह व माधो सिंह के नेतृत्व में, गोविंद सिंह व माधो सिंह के नेतृत्व में क्या लिखा आपने? गोविंद सिंह व माधो सिंह के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया, सभा का आयोजन किया गया, सभा का आयोजन किया गया, तथा इस सभा में पुकार नामक पुस्तिका में, इस सभा में पुकार नामक पुस्तिका में
पुकार नामक पुस्तिका में किसानों की क्या तैयार की गई? मांगे तैयार की गई। किसानों की मांगे तैयार की गई। किसानों की क्या तैयार की गई रे? मांगे तैयार की गई। अब बताओ, इस पुकार नामक पुस्तिका को लेकर 700 किसान सहित कहाँ गए? राष्ट्रीय महासभा में क्या लिया? भाग। क्या बताओ समस्या का समाधान हुआ? तो लिखो, पुकार नामक पुस्तिका सहित, पुकार नामक पुस्तिका सहित गोविंद सिंह व माधो सिंह के नेतृत्व में गोविंद सिंह व माधो सिंह के नेतृत्व में 700 किसान कहाँ गए? दिल्ली गए। दिल्ली गए। दिल्ली गए तथा अखिल राष्ट्रीय महासभा में, अखिल राष्ट्रीय महासभा में, महासभा के अधिवेशन में, अखिल राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में क्या लिया? भाग लिया। अब बताओ, जब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो किसान वापस आए, अपने खेतों से क्या निकाल लिया? अनाज निकाला। और घरों में क्या किया? इकट्ठा और सुरक्षा हेतु क्या इकट्ठे किए? तो लिखो अगले पॉइंट में, किसानों ने वापस आकर अपने खेतों से अनाज निकाला। अनाज निकालकर, पहले लिखो अनाज निकालकर राव को बिना हिस्सा दिए, राव को बिना हिस्सा दिए, राव को बिना हिस्सा दिए घरों को लेकर गए। घरों को मतलब घरों में लेकर गए, लिखो घरों में लेकर गए तथा सुरक्षा हेतु क्या इकट्ठा किए? हथियार। सुरक्षा हेतु हथियार इकट्ठा किए। लिख लिया। अगले पॉइंट में बताओ, स्टूडेंट जय सिंह ने जांच अधिकारी के रूप में किसको भेजा? तो बिल्कुल लिखो, जय सिंह ने जांच अधिकारी, जय सिंह ने जांच अधिकारी के रूप में रामभद्र ओझा को भेजा। रामभद्र ओझा को भेजा। अब बताओ, जय सिंह ने हथियारों पर क्या लगाया? बताओ, प्रतिबंध लगाया। तब बताओ, प्रतिबंध लगाया तब किसानों ने कौन से गांव में सभा बुलाई? नीमूचना गांव में। कौन से गांव में? और नीमूचना गांव में ये घटना घटित होने के कारण ही आंदोलन का नाम पड़ा नीमूचना किसान आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो, जय सिंह ने हथियारों पर प्रतिबंध लगाया। जय सिंह ने हथियारों पर प्रतिबंध लगाया। हथियारों पर प्रतिबंध लगाया तब किसानों ने नीमूचना गांव में, नीमूचना गांव में सभा का क्या किया? आयोजन किया।
सभा का आयोजन किया। लिख लिया स्टूडेंट? हेडिंग डाल दो जल्दी से, निमोचना घटना, निमोचना घटना। लिख लिया? अब लिखो जल्दी से तारीख। कितने बजे? 6 बजे बुला दो ना, बुला दे। कहाँ आ गए? अब रवाना हुआ है तो जल्दी बुलाना चाहिए था। लिखो जल्दी से। हाँ, निमोचना घटना लिख दिया। फर्स्ट एरो निकालकर लिखो तारीख 14 मई 1925। लिख लिया? बताओ गोलियां चलाने का आदेश किसने जारी किया? कमांडर। तो बिल्कुल लिखो, गोलियां चलाने का आदेश कमांडर छज्जू सिंह ने जारी किया। कमांडर छज्जू सिंह ने जारी किया। किसने जारी किया रे? छज्जू सिंह ने। बताओ अंग्रेजी आंकड़ों के अनुसार कितने किसान, और ऐसे कितने किसान? ऐसे का मतलब कैसे? राजस्थान सेवा संघ की रिपोर्ट के, और ये रिपोर्ट बनाई किसने? कौन से समाचार पत्र में इस घटना का प्रकाशन हुआ? तरुण राजस्थान में। कौन से? राजस्थान के अंदर जो समाचार पत्र था जो राजस्थान सेवा संघ से चलता था, जिसका नाम था तरुण राजस्थान। कौन सा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, लिखो। लिखो इस घटना में 156 किसान, इस घटना में 156 किसान, कोष्टक में लिखो अंग्रेज आंकड़ों के अनुसार, अंग्रेजी आंकड़ों के अनुसार कितने किसान? 156 किसान तथा राजस्थान सेवा संघ के अनुसार इस घटना में कितने? 1500 से अधिक किसान, 1500 नहीं स्टूडेंट, 1500 से अधिक तो होंगे मानगढ़ घटना में। कहाँ होंगे? यहां पर लिखो 1200 से अधिक किसान, 1200 से अधिक किसान क्या हुए? शहीद हुए। लिख लिया? ओके, अब हेडिंग डाल दो यहीं पर, विद्वानों का मत, विद्वानों का मत। बताओ रामनारायण चौधरी ने इस घटना को क्या कहा? निमोचना हत्या कांड। लिखो जल्दी से रामनारायण चौधरी, और रामनारायण चौधरी के आगे लिखो निमोचना हत्या कांड, निमोचना हत्या कांड। लिख लिया? उसके बाद कौन सा गांधी लिखोगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आगे लिखो बराबर करके दोहरी डायर शाही, दोहरी डायर शाही। बताओ कौन से समाचार पत्र में कहा? बिल्कुल कोष्टक में लिखो आगे, यंग इंडिया समाचार पत्र में। दोहरी डायर शाही के आगे लिखो यंग इंडिया समाचार पत्र में। लिख लिया? अब बताओ रियासती समाचार पत्र ने इसकी तुलना किसमें की? सॉरी, इसकी तुलना किससे की? तो बिल्कुल स्टार और नोट लगाकर लिखो रियासत समाचार पत्र ने, रियासत समाचार पत्र ने, रियासत समाचार पत्र ने इसकी तुलना
इसकी तुलना किससे की? जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। बताओ, राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच आयोग बिठाया गया था जिसका नाम क्या था? मणिलाल कोठारी। तो आप तो सीधा लिखो जांच आयोग। हाँ, लिखो जल्दी से जांच आयोग। जांच आयोग का नाम लिखो मणिलाल कोठारी आयोग। मणिलाल कोठारी आयोग। और अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। जय सिंह ने यहाँ के किसानों को मुआवजे के रूप में कितने रुपए दिए? हाँ, लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना इतना कोई डीपली आपसे पूछेगा नहीं। जय सिंह ने किसानों को मुआवजे के रूप में 125 रुपए दिए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये हो गया आपका कौन सा आंदोलन? निमुचना किसान आंदोलन। हेडिंग डालो मेऊ किसान आंदोलन। मेऊ किसान आंदोलन। मेऊ किसान आंदोलन। मेऊ किसान आंदोलन से फर्स्ट एरो निकालकर लिखो अलवर। कौन सी रियासत में हुआ ये? अलवर रियासत में। राजा लिखो कौन से सिंह? जय सिंह। जय सिंह। किसान कौन सी जाति के थे? आंदोलन भी यही कह रहा है, मेऊ जाति के किसान। घरों में तो आग लगा दी तो मुआवजा किसको दिया सर फिर? वाह, तो घर को ले जाकर मुआवजा थोड़ी दिया। बड़े गजब के दुष्ट आदमी हो। अरे मतलब जो किसान मारे गए उनके परिवार में जो पीछे बचे थे उनको क्या दिया गया? मुआवजा। के घरों में तो आग लगा दी, मुआवजा किसको दिया? वाह, अरे दिमाग लगाओ, मरो थोड़ा, आगे बढ़ो। जात कौन सी जाति के किसान थे? आंदोलन का कारण। हेडिंग डालो आंदोलन का कारण। आंदोलन के कारण में लिखो स्टूडेंट, सुअरों को मारने पर प्रतिबंध। आंदोलन के कारण में लिखो सुअरों को मारने पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। नेतृत्वकर्ता, आगे लिखो नेतृत्वकर्ता। आप में से कोई मुझे बताएगा कि मेऊ किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे रे? बताएगा कोई? अरे बताओ। एक हाथ खड़ा है, और कोई? दो हाथ खड़े हैं, और कोई? बता। और लिखो नेतृत्वकर्ता में फर्स्ट यासीन खान। कौन सा खान? यासीन खान। लिख लिया? यासीन खान। और दूसरा लिखो मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी अली। मोहम्मद हादी अली। लिख दिया? ओके, अब सुन लो अच्छे से और समझ लो अच्छे से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है ना, कौन सा? अरे सुन लो, क्या मैं बात बीच में बोल रहे, मर रहे, लपके ले रहे, पहले सुन लो। अलवर और भरतपुर वर्तमान में जो जिला है ना, यहां पर पहले हिंदू रहते थे। कौन रहते थे?
बाद में इन हिंदुओं ने मुगलों के दबाव में आकर कौन सा धर्म कबूल कर लिया? इस्लाम धर्म। कौन सा? अब इन्होंने इस्लाम धर्म तो कबूल किया पर सच्चे इस्लामिक नहीं थे। तो इस्लाम की भाषा में इस क्षेत्र के जिन हिंदुओं ने हिंदू मुस्लिम इस्लाम धर्म अपनाया उनको नाम दिया गया मेव मुसलमान। कौन से मुसलमान? और अलवर और भरतपुर मेव बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ही इसका नाम पड़ा उपनाम के रूप में मेवात। क्या नाम पड़ा? तो ध्यान रखिएगा, ये मेव मुसलमान जो थे पहले क्या थे? हिंदू थे, बाद में धीरे धीरे कट्टर इस्लामिक बन गए। अब सुनो, इसी अलवर के राजा थे, जल्दी से बताओ कौन? बोलो। जय सिंह। जय सिंह ने, मैंने कहा ना, सुअरों को मारने पर क्या लगा दिया? अब आपको भी पता है सुअरों का प्रजनन कितना खतरनाक होता है। एक बार मिलन होता है, जब बाहर आते हैं तो हमें काउंट करने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, तब तक तो पूरी लाइन लग जाती है। मतलब सोबत, नो डाउट, देखो समझो अच्छे से, ये चीज जानने की है और समझकर दिमाग से बाहर। तो सुनो और समझो, सुअरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई अलवर के अंदर और किसानों की फसलें क्या हो रही थी? खराब हो रही थी। तो यहाँ के मेव जाति के जो किसान थे उन्होंने क्या प्रारंभ किया? आंदोलन। क्या प्रारंभ किया? जब आंदोलन प्रारंभ किया स्टूडेंट, तब कुछ राष्ट्रीय स्तर के इस्लामिक संगठन थे। कौन से स्तर के? राष्ट्रीय स्तर के कुछ इस्लामिक संगठन थे जिसका नाम था अंजुमने खादिमुल उल इस्लामिक संस्था। एक था जमीयत तबलीगी उल इस्लामिक संस्था। हाँ, अरे मैं लिखा दूंगा, आप चिंता मत करो, ये मैंने नाम बोले, आप बोल रहे हो ये क्या बोलने लगा है। हाँ, ये इस्लामिक संस्था थी। क्या थी? इनको पता चला कि मेवात क्षेत्र के अंदर हमारे मेव मुसलमानों पर क्या हो रहा है? अत्याचार। तब ये इस्लामिक संस्थाएं जुड़ गई कौन से आंदोलन से? बोलो। अब मेव किसान आंदोलन तेज हुआ। जय सिंह जी को कहा गया कि मेव मुसलमानों को जागरूक करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे मदरसे। क्या बनाएंगे? और क्या बनाएंगे? मस्जिदें। क्या बनाएंगे? ताकि हम मेव मुसलमानों को क्या कर सके? जय सिंह ने अनुमति प्रदान कर दी। तो बताओ, एक धर्म को बढ़ावा दिया गया, तब यहाँ पर संघर्ष होने लगा किन के बीच में? हिंदू और मेव मुसलमानों के बीच में, और बन गया एकमात्र किसान आंदोलन जहां पर हुए सांप्रदायिक दंगे। क्या हुए? अब जब सांप्रदायिक दंगे होने लगे किस रियासत में? अरे बोलो। अलवर रियासत में होने लगे, तो ये बात पता चली किनको? जय सिंह नहीं, अंग्रेजों को, कमीनों को। जय सिंह को तो पता ही था कि जय सिंह को, तुम्हें जब नहीं आता है तो अपना मुंह बंद रखे। अब इन कमीनों को इतिहास लिखने का कहे ना तो बड़ा गजब का लिखे। अरे पूरी घटना इनके घर में हो रही, जय सिंह को पता नहीं है। इसलिए कह रहा हूं तुम चुपचाप बैठ जाओ, मरो जाओ, भेज दू इनको, बैठ रहो। पूरा पढ़ा पढ़ाया का पाप काट दिया कि पता चला जय सिंह को। बैठे रहो। अरे बैठे रहो।